नमस्कार दोस्तों, कदम के आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो वीक 10 में प्रवेश कर चुके हैं हम और पिछले 2 दिनों में हमने असाध्य वीणा जो पेपर 2 में रचना है अज्ञेय की, वो हमने कवर करने की कोशिश की है। बहुत ही डिटेल में मैंने आपको असाध्य वीणा समझाया है, जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है वो लाने की कोशिश की है। तो उम्मीद है कि आपको असाध्य वीणा पसंद आई होगी और जिन लोगों ने नहीं देखा है वो देख सकते हैं। असाध्य वीणा के दोनों वीडियोस अभी चैनल पर उपलब्ध है। तो ये हम कर चुके हैं। आज हमने बात की थी कि पेपर 2 के जो बचे हुए टॉपिक्स हैं, नई कविता, समकालीन कविता, ये 2 टॉपिक हम करने की कोशिश करेंगे। मतलब प्रयोगवाद के बाद जितने भी टॉपिक्स पेपर 1 को लेकर हैं वो सारे टॉपिक्स आज हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो थोड़ा सा धैर्य बनाइए रखिएगा, थोड़ा बड़ा जाएगा वीडियो, लेकिन काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं तो सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे। उसके बाद मैंने आपको बता रखा है अगले 3 दिन में 3 रचनाएं, बादल को घिरते देखा, काल और उसके बाद और हरिजन गाथा, ये तीनों रचनाएं एक एक दिन में हम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक टॉपिक को हम कवर करने की कोशिश करते हैं। तो नई कविता, पहले नई कविता देखेंगे। 2 टॉपिक हैं, नई कविता और फिर देखेंगे समकालीन कविता। तो नई कविता की जो शुरुआत होती है वो होती है 1951 में। देखिए आज़ादी मिल चुकी है, 1951 की अगर हम बात करें तो आज़ादी मिल चुकी है। कब से प्रारंभ होता है? दूसरा तार सप्तक के प्रकाशन से नई कविता का आरंभ माना जाता है। दूसरा तार सप्तक। तो पहला तार सप्तक से क्या हुआ था? 1943 में प्रयोगवाद की शुरुआत हुई थी। देखिए प्रगतिवाद के बाद क्या आया था? प्रयोगवाद आया था। ठीक है। प्रयोगवाद के बाद में क्या आया? उसके बाद में प्रगति, ये आ रहा है आपके सामने, नई कविता आ रहा है। ठीक है। तो 1951 में नई कविता का प्रारंभ होता है और किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? अज्ञेय के द्वारा प्रारंभ किया गया। अज्ञेय क्या थे? अज्ञेय शुरुआत से ही प्रयोगवाद शब्द के खिलाफ थे। देखिए प्रयोगवाद उनको मानना था कि प्रयोगवाद का मतलब है कि प्रयोग करना, लेकिन प्रयोग करना साधन है कि साध्य है ना? तो एक विचारधारा मानती थी कि नहीं, प्रयोग करना क्या है? साधन है। साधन है तो इसका मतलब क्या होगा कि रचना का उद्देश्य कुछ और होगा, एक साधन के रूप में प्रयोग लिया जाएगा। लेकिन कुछ लोगों ने माना कि साध्य है। क्या है? साध्य है। क्या? प्रयोग, मतलब केवल प्रयोग करना ही लक्ष्य है। तो इसके खिलाफ थे अज्ञेय। ठीक है ना? तो इन्होंने शुरुआत से ही प्रयोगवाद शब्द का खंडन किया है। इन्होंने नई, जगदीश चंद्र गुप्त है, इन्होंने नई कविता नाम से एक पत्रिका भी शुरू की। तो नई कविता का एक पूरा दौर है। अब पहला आपका सवाल होगा, सर नई कविता तो ठीक है, नई का क्या मतलब है? तो 3 डायमेंशन निकल के आते हैं नई से। एक तो बोलते हैं कि नई पिछले युग से नई, मतलब कोई चीज़ नई होना, मतलब पिछली चीज़ क्या है? पुरानी है। पिछले युग से नयापन है उसमें। नई गाड़ी लेना मतलब पुरानी कोई गाड़ी थी तभी तो आप नहीं लोगे। ठीक है। तो हर काव्य आंदोलन पिछले युग से नया होता ही होता है, पिछले युग से अलग होता ही होता है। एक होता है कि ये अद्यतन है। अद्यतन मतलब लेटेस्ट, एकदम लेटेस्ट। तो आप मुझे ये बताइए, अगर यही लेटेस्ट है तो आने वाले टाइम में कोई चीज़ लेटेस्ट रह जाएगी? नहीं रह जाएगी। तो ये क्या कर रहे हैं? आप बोलो कि बस आज मेरे पास स्मार्टफोन का लेटेस्ट मॉडल है, iPhone 16 है मेरे पास और ये लेटेस्ट है, पर आप मुझे बताइए क्या वो लेटेस्ट रहेगा? आज की तारीख में हो सकता है वो लेटेस्ट हो, आज से 3 साल बाद में जब iPhone 19, 20 आ रहा होगा तो वो लेटेस्ट नहीं रह जाएगा। अगर आप ऐसा क्लेम है, इसका मतलब उसके बाद में कोई गुंजाइश है ही नहीं उससे बेहतर बनने की। तो अगर इसको अद्यतन संदर्भ में समझा जाए तो बाद के काव्य आंदोलन की गुंजाइश नहीं रहती है। तीसरा जो अर्थ है वो है संज्ञा के रूप में, कि नई कविता क्या है? एक संज्ञा है। किस तरीके से? नई कहानी, नई समीक्षा, नया उपन्यास, जैसे ये थे ऐसे ही नई कविता क्या है? एक संज्ञा के रूप में मौजूद है। ठीक है। अब अगर इसको इस रूप में देखा जाए, कैसा नया है? तो देखिए ये दौर है, यह दौर है कब के बाद का? छायावाद आ चुका है, प्रगतिवाद आ चुका है, प्रयोगवाद आ चुका है, उसके बाद का दौर है। अब नया दौर है, नई चीज़ें हैं, तो ना तो छायावाद जैसा होगा, न प्रगतिवाद जैसा होगा, न ही प्रयोगवाद जैसा होगा। तो न तो इसमें छायावाद की भावुकता होगी, न प्रगतिवाद की यांत्रिक विचारधारा होगी, और न ही प्रयोगवाद जैसी विद्रोही चेतना। विद्रोही चेतना किसके खिलाफ थी? प्रगतिवाद के खिलाफ थी। तो वो देखने को मिलेगी। इसमें एक नयापन है, इसमें एक नयापन है, वो देखेंगे क्या नयापन है। क्लियर है बात? अब देखिए नई कविता के दौर की परिस्थितियाँ। कब शुरू हुआ है नई कविता का दौर? 1951।
तो स्वतंत्रता के बाद आर्थिक विषमता कम नहीं हुई। 4 साल बीत चुके हैं, 4 साल स्वतंत्रता का बीत चुके हैं। स्वतंत्रता से जो अपेक्षा की गई थी वो अपेक्षाएं पूरी नहीं हो रही हैं। ठीक है, तो देश में क्या हो रहा है, असंतोष हो रहा है, मोहभंग दिख रहा है, निराशा की स्थिति आ जा रही है। आज़ादी के बाद में वह दौर है मशीनीकरण का, शहरीकरण का। तो समाज में क्या आज़ादी है, यांत्रिकता आ रही है, अकेलापन में व्यक्ति चला जा रहा है, और आत्मनिर्वासन मतलब खुद से दूर हो जाने की जो प्रवृत्ति है वो आत्मनिर्वासन भी देखने को मिलता है। मनुष्य का महत्व कम होता जा रहा है, जिसे अस्तित्ववादी विचारधारा के प्रभाव में लघु मानववाद कहा गया है। इस लघु मानववाद को भी एक टॉपिक डिटेल में आएगा, तब मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि लघु मानववाद है क्या, और उसकी चेन आपको समझनी है कि लघु मानववाद है क्या। ठीक है, तो बेसिकली आप ये समझिए कि आज़ादी के बाद मशीनीकरण, शहरीकरण आया और लघु मानववाद का उभार देखने को मिल रहा है। एक दौर तो ये है। ठीक है, क्या क्या हुआ, आज़ादी से मोहभंग हो गया, विषमता कम नहीं हो रही है। ठीक है, फिर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की परिस्थितियाँ, द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक है, 1939 से 1944 तक है। तो उसके बाद की स्थितियों में ये कविताएं लिखी गई हैं। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में अस्तित्ववाद जन्म लेता है। व्यक्ति के अस्तित्व पर संकट आया तो अस्तित्ववाद का जन्म होता है। तो अस्तित्ववाद और व्यक्तिवादी आधुनिकतावाद का यहाँ पर जन्म होता है। तो दो धाराएं बढ़ती हैं, एक धारा जो अस्तित्ववादी और व्यक्तिवादी है, जिसमें आधुनिकतावाद देखने को मिलता है, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं अज्ञे, और एक दूसरी विचारधारा है, एक धारा है, वो है मार्क्सवाद, जिसका नेतृत्व कौन कर रहे हैं, मुक्तिबोध करते हैं। तो इन दो धाराओं में ये कविताएं लिखी जा रही हैं। क्लियर है? तो परिस्थितियाँ देख ली, परिस्थितियाँ देखो केवल एक पृष्ठभूमि बनाती हैं। कभी भी पृष्ठभूमि का पे सीधा सवाल नहीं आता, नई कविता की विशेषताओं पर ही आएगा सवाल, लेकिन कई बार बहुत संक्षिप्त में पृष्ठभूमि भी पूछ ली जाती है। अब देखते हैं कि प्रयोगवाद व नई कविता का क्या संबंध है। प्रयोगवाद का बाद का है, जैसे हमने प्रगतिवाद और प्रयोगवाद का संबंध देखा, दोनों की तुलना भी देखी थी जब हमने पढ़ा था। तो ऐसे ही प्रयोगवाद व नई कविता का क्या संबंध है। प्रगतिवाद के विरोध में प्रयोगवाद आया है। किसके विरोध में आया है? प्रगतिवाद के विरोध में प्रयोगवाद आया था। प्रगतिवाद एक जड़ जो विचारधारा है उसी पर फॉलो करने की बात थी, लेकिन प्रयोगवादियों को ये मौजूद नहीं था कि वो तो चाहते थे प्रयोग करें, तो उन्होंने उसके विरोध में एक आंदोलन शुरू किया जिसे प्रयोगवाद कहा गया। इस प्रयोगवाद में क्या देखने को मिला, जहाँ पर प्रगतिवादी मना कर रहे थे कि आप अपने बारे में बात मत कीजिए, व्यक्तिवादी सोच के से हट जाइए, केवल समाज की चर्चा कीजिए, वहाँ पर प्रयोगवादियों ने स्वानुभूति व कला पक्ष पर ज़्यादा बल दिया। मार्क्सवादियों ने मना कर दिया था कि कला पक्ष पे कोई बल नहीं देना, शिल्प महत्वपूर्ण नहीं है, केवल कथ्य महत्वपूर्ण है। ठीक है, किसी सत्य का अनुसरण करने की बजाय इन्होंने क्या किया, प्रयोग पर बल दिया। प्रयोग को क्या मान लिया इन्होंने? साध्य मान लिया। क्या मान लिया? साध्य। अज्ञे आरंभ से प्रयोगवाद शब्द को उचित नहीं मानते थे, मैंने पहले बता चुका हूँ। फिर क्या हुआ प्रयोगवाद का, क्योंकि कमियां क्या होगी, एक तो क्या केवल प्रयोग को साध्य मान लिया, ठीक है, केवल प्रयोग पर बल दिया, है ना, और उधर जो प्रयोगवादी थे वो स्वानुभूति पर ज़्यादा बल दे रहे थे। तो प्रयोगवाद का विकसित रूप एक बना, एक समन्वयकारी रूप बना, एक विकसनशील आंदोलन के तहत प्रयोगवाद जो मैच्योर हुआ वो नई कविता के रूप में स्थापित होता है, जिस पर सबका प्रभाव है। प्रयोगवाद का प्रभाव है, प्रगतिवाद का प्रभाव है, अस्तित्ववाद का प्रभाव है और मनोविश्लेषणवाद का प्रभाव है। सबका थोड़ा थोड़ा प्रभाव देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं देखिए अब डायमेंशंस खुल रहे हैं, अब हमें विशेषताएं भी थोड़ी थोड़ी खुलती हुई नजर आ रही हैं। कैसे? प्रयोगवाद की कुछ विशेषताएं मिलेंगी, मार्क्सवाद की कुछ विशेषताएं मिलेंगी, अस्तित्ववाद और मनोविश्लेषणवाद की भी कुछ विशेषताएं इसके काव्य संवेदना में हमें देखने को मिलेगी। तो है क्या, प्रयोगवाद व नई कविता के बीच का जो संबंध है वो बीज और वृक्ष का संबंध है। प्रयोगवाद ने बीज बोए थे और अब उसके फल कौन खा रहा है? नई कविता खा रहा है। नई कविता एक संश्लिष्ट और समन्वित रूप है, जबकि प्रयोगवाद प्रगतिवाद के विरोध में उपजा हुआ एक आंदोलन था। तो कल को अगर सवाल आ जाता है कि प्रगतिवाद जो नई कविता है वो प्रयोगवाद का ही एक विकसित रूप है, स्पष्ट कीजिए, तो आप इन डायमेंशंस को कवर करेंगे। ठीक है, अब देखेंगे हम नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां, संवेदना पक्ष और शिल्प पक्ष।
विशेषताएं मतलब संवेदना। ठीक है, तो पहला है भोगे हुए यथार्थ प्रबल। एक सोचा हुआ यथार्थ होता है, एक भोगा हुआ यथार्थ होता है। सोचा हुआ यथार्थ का मतलब है जो आपने कल्पना की है, सत्य तो है, जो दिख रहा है वही है, लेकिन आपने कल्पना की है। एक होता है भोगा हुआ, मतलब आपने खुद ने वो चीज भोगी है, आप उस परिस्थितियों से गुजरे हैं। तो उस भोगे हुए यथार्थ पर बल दिया जा रहा है किसमें? नई कविता में। अनुभव की प्रामाणिकता, कि जिसने वो अनुभव किया है ना वही उसका प्रामाणिक जीवन है, बाकी तो केवल काल्पनिक है, बाकी तो सोचा हुआ यथार्थ है। जब तक आप अनुभूति नहीं करोगे उस परिस्थितियों की तो आप उसको सही नहीं मान सकते, वो केवल कोरी कल्पना ही होगा। तो देखिए लिखा है, मैं नया कवि हूँ, मैं नया कवि हूँ, इसी से जानता हूँ सत्य की चोट कितनी गहरी होती है। खुद जब तक चोट नहीं खाएगा तब तक वो बता नहीं पाएगा कि चोट कितनी गहरी होती है। तो ये भोगे हुए यथार्थ पर बल है। दूसरा, विचारधाराओं पर व्यंग्य किया है। कोई भी जड़वत विचारधारा को नई कविता ने फॉलो नहीं किया है। मार्क्सवाद ये कहते हैं कि मार्क्सवाद तो कोई भी विचारधारा है वो पेट भरने के बाद ही पैदा होती है। भाई आप सोचोगे तब ना जब पेट भरेगा। सर्वेश्वर ने कहा है कि मार्क्सवाद भी एक विचारधारा है जो भी पेट भरने के बाद पैदा हुई है। एक बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, बड़ा व्यंग्य है ये और बड़ी इंटरेस्टिंग पंक्ति है, इनको ध्यान से सुनिएगा। गोली खाकर पहले के मुंह से निकला माओ, दूसरे के मुंह से निकला गांधी, फिर तीसरे के मुंह से निकला आलू। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है पहले दो के पेट भरे हुए थे। मतलब दो लोगों के पेट भरे, उसके बाद कोई माओ बोल रहा है, कोई गांधी बोला। मतलब कोई विचारधारा तभी आ रही है जब उसका पेट भरा हुआ है। तीसरे का पेट नहीं भरा हुआ तो वो आलू बोल रहा है, इसका मतलब उसको भूख लगी है, उसको पहले खाना दो, तब आप विचारधाराओं की बात करो। तो ये व्यंग्य है विचारधाराओं पर। फिर है एक लघु मानववाद की अवधारणा। लघु मानववाद की अवधारणा मैं समझा ही देता हूँ, आगे फिर डिटेल में समझ लेंगे लघु मानववाद क्या था। देखिए दौर कौन सा है? दौर है 1940 के बाद का या 1950 के आसपास का। इस दौरान द्वितीय विश्व युद्ध हो चुका है, औद्योगिक क्रांति हो चुकी है, मशीनीकरण अपने चरम पर है। मैं लिख देता हूँ जो पॉइंट्स याद रखने हैं। एक तो मशीनीकरण इस दौरान चरम पर है। मशीनीकरण के प्रभाव में महानगर आ गए। विज्ञान का क्या है? वर्चस्व है। ये वो दौर है जब परमाणु हथियार भी आ चुके हैं। ठीक है, अब ऐसे समय में जब हमने ऐसी चीजों को इकट्ठा कर लिया जो पूरी पृथ्वी को खत्म करने के लिए तैयार है, इतनी क्षमता है ऐसी चीजों में, विज्ञान में, ऐसे में एक व्यक्ति है, वो इन सब सत्ता के पीछे, राजनीतिक सत्ता प्लस विज्ञान की सत्ता, इसके आगे एक सामान्य जो आम नागरिक है वो अपने आप को हीन मानना शुरू करता है। हीन का मतलब उसमें कुंठा आती है कि मेरा तो कोई लॉजिक नहीं, मैं क्यों हूं इस धरती पे। यह कुंठा उसे छोटा फील कराती है, जिसे लघु कहा गया, छोटा। तो मानव क्या कर रहा है? छोटा फील कर रहा है, जिसे लघु मानववाद कहा गया। कोई छोटा कब फील करता है कि कोई एक दूसरी शक्ति है जो उससे अथाह बड़ी है, कम से कम हजारों सैकड़ों गुना उससे बड़ी है, तब आप उसके आगे क्या सोच फील करोगे? लघु फील करोगे। तो ये शक्ति को नहीं, ये मशीनीकरण, महानगरीकरण, विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में बनी हुई विज्ञान की सत्ता है और राजनीतिक सत्ता है जो बहुत प्रभावी है, जिसके आगे मानव क्या फील कर रहा है? लघु फील कर रहा है, जिसे लघु मानववाद कहा गया। क्लियर है? तो ये लघु मानववाद आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अस्तित्ववादी दर्शन के प्रभाव में मशीनीकरण, शहरीकरण, औद्योगिकरण से भय, संतरास, अजीवनीपन, ये सब आया। और लघु मानववाद कैसे आते हैं मैंने आपको बता दिया। कैसी विचित्र जिंदगी है यह जिसे मैं जीता हूं। तो मतलब व्यक्ति क्या कर रहा है? छोटा फील कर रहा है। आगे इसके अच्छे कोटेशंस भी आएंगे। फिर तीसरी चीज जो यहां देखने को मिलती है वो देखने को मिलता है लघु मानवबोध, लघु भावबोध, सॉरी, आधुनिक भावबोध। क्या मिलता है? आधुनिक भावबोध। अब बोलेंगे सर आधुनिक भावबोध क्या है?
आधुनिकता से जितने भी डायमेंशंस कवर हो रही हैं वो सारा आधुनिक भावबोध है। जैसे शहरीकरण उस दौरान देखने को मिल रहा है। किसी भी बात पर व्यक्ति संशय करने लगता है। जीवन के प्रति एक निरर्थकता बोध आ रहा है। जब व्यक्ति लघु फील कर रहा है, अपने अस्तित्व पर सवाल उठा रहा है, तो उसमें एक निरर्थकता बोध आएगा ही आएगा। महानगरीय संस्कृति आ चुकी है। व्यक्तिवादी चेतना व क्षणवादी मानसिकता कि मेरा जीवन तो क्षणिक है, कभी भी मेरा अंत हो सकता है, ये फीलिंग आ रही है आधुनिक भावबोध में। सक्रिय राजनीति चेतना डेवलप हो रही है। राजनीति के प्रति लोग सक्रिय हो रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं। स्वर राजनीति का पर्दाफाश करने के स्वर निकल कर आ रहे हैं। मोहभंग की स्थिति आ चुकी है। तो ये सारी जो विशेषताएं हैं ये किस में देखने को मिल रही है? नई कविता में देखने को मिल रही है। शिल्प के स्तर पर क्या देखने को मिल रहा है? भाषा पर बल दिया जा रहा है। भाषा पर क्या दिया जा रहा है? बल दिया जा रहा है। व्यक्ति के अनुभव व चिंतन भाषा की सटीकता का आग्रह लेकर आते हैं। अंग्रेजी उर्दू लोक भाषा का प्रयोग देखने को मिल रहा है। ट्रेजेडी, टिक टिक, लेट मी स्पीक, ऐसे अंग्रेजी के शब्द भी देखने को मिल रहे हैं। छंदमुक्त हो चुका है शिल्प। नए उपमान देखे जा रहे हैं। दो विचार देखने को मिलते हैं। एक, मुक्तिबोध जैसे जो रचनाकार हैं वो विरोध करते हैं कि नए उपमान नहीं होने चाहिए, लेकिन जगदीश कुमार अग्गे जैसे सपोर्ट में भी है कि नहीं, नए उपमान होने चाहिए। बिंबों पर अधिक बल है। जैसे ये देखिए कितनी प्यारी कविता है। जिंदगी दो उंगलियों में दबी सस्ती सिगरेट के जलते हुए टुकड़े की तरह है, जिसे कुछ लम्हों में पीकर नाली में फेंक दूंगा। अभी कई चीज़ों को करता है। निरर्थकता बोध, लघु मानववाद, है ना, अस्तित्ववाद। फिर है काव्य रूप। काव्य रूप लंबी कविता, प्रगीतात्मकता, छोटी कविता भी देखने को मिलती है, लेकिन विश्लेषणात्मक हैं ये, तो विश्लेषणात्मक लंबी कविताएं ज़्यादा देखने को मिलती हैं। फैंटेसी शिल्प देखने को मिलता है और व्यंग्य भी देखने को मिलता है। तो ये एक पूरा चार्ट है जो नई कविता की सारी विशेषताएं प्लस उसके शिल्प के विशेषताएं बता रहा है। इसको याद कर लीजिएगा। अब आते हैं नई कविता व लघु मानव बोध। मैंने समझा दिया है आपको क्या है। इसके दो बहुत ही प्यारे कोटेशन हैं जो आपको याद रखने हैं। एक तो, कैसी विचित्र है ये जिंदगी जिसे मैं जीता हूँ, एक सड़ा कपड़ा जो फटता जाता है जो जो सीता हूँ। ठीक है, तो जिंदगी के प्रति निरर्थकता बोध भी है और लघु मानववाद भी है। मैं रथ का टूटा पहिया, लेकिन मुझे फेंको मत, क्योंकि इतिहासों की सामूहिक गति झूठी पड़ जाने पर क्या जाने सच्चाई टूटे पहियों का आश्रय ले। ये धर्मवीर भारती का कथन है। तो ये दोनों जो कोटेशन है ये लघु मानववाद की है। लघु मानववाद पर सवाल आता है तो आप इन कथनों का प्रयोग कर सकते हो, इन उदाहरणों का प्रयोग कर सकते हो। एक डायमेंशन और निकलता है लघु मानववाद के बाद, वो है विसंगति बोध। नई कविता में देखने को भी मिलता है। आधुनिक भावबोध में विसंगति बोध मैंने बताया आपको क्या है, पहले ये समझिए। देखिए, ये है अस्तित्ववादी दर्शन का कब की पृष्ठभूमि। अस्तित्ववादी दर्शन कब निकला है? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, जब मानव अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा है और मानव अपने अस्तित्व के लिए नई परिभाषाएं गढ़ रहा है और अस्तित्व के लिए सवाल उठा रहा है कि मेरा अस्तित्व है क्या। ठीक है, ये जो अस्तित्ववाद लाए हैं ये किरकेगार्ड, सार्त्र, कामू, इन्होंने इसकी अलग अलग तरीके से व्याख्या की है क्या? अस्तित्ववादी दर्शन में क्या होता है? व्यक्ति जिस जगत में जीता है उसकी जगत की व्याख्या उलझा व अतार्किक संरचना में करता है। समाज की वस्तुओं व्यक्तियों से उसकी स्वतंत्रता खंडित होती है और उसका वस्तुकरण होता है। थोड़ा और आसान शब्दों में समझो, लड़ाई क्या है? समाज जो है, समाज उसे बोल रहा है कि ऐसा होना चाहिए, और व्यक्ति का खुद का मन कुछ और कह रहा है। तो दोनों के बीच में एक लड़ाई चलती है, दोनों के बीच में एक लड़ाई चलती है। यही लड़ाई क्या है? विसंगति बोध। क्या है और क्या होना चाहिए के बीच का जो गैप है वही विसंगति बोध है। जो है और जो होना चाहिए में जो अंतर विरोध है वही क्या है? विसंगति बोध। समाज उससे कुछ और अपेक्षा कर रहा है, व्यक्ति अपने आप में कुछ और अपेक्षा कर रहा है, दोनों में तो अंतराल है। यही क्या है? विसंगति बोध है। ये कहा भी क्या? विसंगति न तो व्यक्ति में न समाज में, बल्कि इन दोनों के साथ साथ में है।
यदि व्यक्तिवादी रहे, अलग रहे, कोई दिक्कत नहीं है। समाज में बिल्कुल सामाजिक हो जाए, अपने खुद की बात नहीं करे, ठीक है। लेकिन जब दोनों की बात आती है, तो विसंगति बोध आता ही आता है। तो नई कविता अस्तित्ववाद व आधुनिक भावबोध से प्रभावित है, जिसमें विसंगति बोध देखने को मिलता है, जिससे नैराश्य भाव आता है और एक निरर्थकता बोध आता है। तो 2-3 कोटेशन इससे संदर्भित ध्यान रख रहे हैं। एक तो यही, कैसी विचित्र है जिंदगी, एक घूंट घूंट साइनाइड पीता हूँ, एक घिसे सोल के फटे जूते का टूटा हुआ पीता हूँ। ये कितनी सटीक लाइनें लिखी हैं। बहुत मुझे आधुनिक काल सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें ऐसी ऐसी पंक्तियाँ देखने को मिलती है ना कि मतलब मज़ा आ जाए आपको पढ़ के। घूंट घूंट साइनाइड पीता हूँ। अगले देखिए, एक घिसे सोल के फटे जूते का टूटा हुआ पीता हूँ। ठीक है ना। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक बार 2-4 बार आप पढ़ लोगे ना ऐसे कोटेशन को, ऐसे माइंड में छप जाएंगे कि आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे ये जिंदगी 2 उंगलियों के बीच। ठीक है। फिर है, धीरे धीरे क्या होता है, यह विसंगति बोध जीवन का स्वीकार्य सत्य बन जाता है। लघुता व निरर्थकता बोध के बावजूद व्यक्ति क्या करना चाहता है, अपना दायित्व निभाना चाहता है। तो नया कवि क्या कह रहा है, इस विसंगति बोध को ही जीवन का सत्य मानकर दायित्व बोध से मुक्त हो जाना चाहता है। वो मान लेता है कि नहीं, विसंगति बोध तो होगा ही होगा, मेरी जिम्मेदारियों से मुझे अलग कर दो। मैं चाहता तो बच सकता था, मगर कैसे बच सकता था, जो बचेगा कैसे रचेगा। मतलब जो बच गया वो फिर रचना कैसे करेगा। ठीक है ना। तो उम्मीद है ये वाली चीज समझ आई होगी। दोबारा बता देता हूँ, विसंगति बोध क्या आया, क्यों आया, पता चल गया। फिर क्या होगा, अब भाई ये है तो या तो विसंगति बोध में ही जीता रहे व्यक्ति, या जो सच है उसको स्वीकार ले कि हाँ ये तो होना ही है। तो धीरे धीरे विसंगति बोध को जीवन का सत्य मान लिया जाता है। ठीक है। व्यक्ति में लघुता है, निरर्थकता बोध है, फिर भी वो क्या अपना दायित्व निभाना चाहता है, मतलब वो समाज से जुड़ना चाहता है। तो विसंगति बोध ही क्या होगा, जीवन का सत्य बन जाएगा। ठीक है। अगला टॉपिक है नई कविता में फैंटेसी शिल्प। तो फैंटेसी के लिए जो पंक्तियां हैं इनको मैंने एमटीआर कर दिया। भाई फैंटेसी जहां भी आए इस परिभाषा को तो रट लो। ठीक है ना। इसको सीधे सीधे आपको लिखना है। जब भी ऐसा सवाल आता है, आप भूमिका की शुरुआत की 2 लाइनों में ही लिख देना चाहिए चीज। फैंटेसी वह कल्पना या स्वप्न है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने वास्तविक जीवन की अपूर्ण इच्छाओं की प्रतीकात्मक पूर्ति करता है। दोबारा पढ़िए, फैंटेसी क्या है, कल्पना या स्वप्न है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने वास्तविक जीवन की अपूर्ण इच्छाओं को, मतलब जीवन में इच्छाएं तो हैं लेकिन क्या है, अपूर्ण है, पूर्ण नहीं कर सकते आप। मतलब कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी हुई हैं कि उन इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर सकते। तो वो क्या करेगा, एक कल्पना लोक में चला जाएगा और उसमें जाकर अपनी इच्छाओं को पूर्ण करेगा, जो प्रतीकात्मक पूर्ति के रूप में स्थापित होगा। तो ये है फैंटेसी की परिभाषा। तो फैंटेसी किस पर आधारित होगी, कल्पना पर, और यह मनोवैज्ञानिक स्तर पर यथार्थ का क्या करेगी, अतिक्रमण करेगी। जब आप कल्पना ही कर रहे हो तो क्या वो यथार्थ होगा, वो सत्यता तो नहीं है, तो यथार्थ कैसे हो सकता है, वो तो कल्पना है। मुक्तिबोध ने काव्य संबंधी चिंतन में फैंटेसी की विस्तृत विवेचना की है। बहुत सारी अनुभूतियों के शामिल हो जाने से कविता में फैंटेसी का गुण पैदा होता है। मुक्तिबोध बोले कि फैंटेसी आती कहाँ है, क्या बैकग्राउंड क्रिएट होता है। नई कविता में इसका बहुत अधिक प्रयोग हुआ है। जैसे अंधेरे में कविता है, एक अंधेरे में, उसमें मैं, वह, इन शब्दों का प्रयोग हुआ है। अब बात आता है कि फैंटेसी शिल्प का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो 2 विशेषताएं हैं इसकी, है ना, 3 है इनफैक्ट, क्षमता 4 विशेषताएं हैं, है ना। पहला है दिक् व काल की दूरियां मिट जाती हैं। दिक् व काल का मतलब आपको कंटिन्यूएशन में टाइम के अकॉर्डिंग चलने की आवश्यकता नहीं है। उदाहरण से ज़्यादा समझोगे आप। अंधेरे में कविता में गांधी, मनु व टॉलस्टॉय तीनों को एक साथ प्रस्तुत किया है, जबकि तीनों अलग अलग काल के हैं। तो अगर फैंटेसी होगा तो ही आप तीनों को एक साथ
प्रस्तुत कर सकते हो। यथार्थवाद में तो क्या होगा, जो है वही है, या तो गांधी की बात करोगे, या मनु की बात करोगे, या टॉल्स्टॉय की बात करोगे, तीनों की एक साथ तो बात नहीं करोगे। ठीक है। दूसरा, रचना बहुत से अनावश्यक वर्णनों से बच जाती है, आपको एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता चीजें, है ना। यथार्थवादी रचना में आपको सब कुछ बताना पड़ता है, इसलिए इतनी वृत्तात्मकता आती है और बढ़ा चढ़ा के या वर्णन आपको करने पड़ते हैं। ब्रह्म राक्षस में देखिए, ब्रह्म राक्षस में भी मुक्तिबोध बचे हैं फैंटेसी के चलते अनावश्यक वर्णनों से। फिर है तीसरा, यह तार्किक जो क्रम है उसकी अपेक्षा नहीं होती। जैसे अंधेरे कविता में गांधी काव्य नायक को एक बच्चा सौंपते हैं। गांधी किसको सौंप रहे हैं? काव्य नायक को। अगले ही क्षण बच्चा क्या बन जाता है? सूरजमुखी का फूल बन जाता है, और फिर बन जाता है बंदूक। तो आजादी से लेकर नक्सलवाद की जटिल यात्रा को इन्होंने सिर्फ 2 संकेतों में खत्म कर दिया। तो यहां तार्किक क्रम की परवाह नहीं की जाती। चौथी जो विशेषता है वो है, रचना क्या है? अंतर्दर्शन की क्षमता हासिल कर लेती है। जो सत्य चेतन अवस्था दिन के उजालों में आंखों से नहीं देखे जा सकते, उन्हें स्वप्न व कल्पना की आंखों से पूर्ण नग्न रूप से देखा जा सकता है। अंतर्दर्शन मतलब इंसाइट लेने की क्षमता हासिल हो जाती है। आप स्वप्न व कल्पना में सत्य को देख पाते हो। व्यक्ति के भीतरी मन की झांकी भी देखी जा सकती है। आप व्यक्ति के अंतर मन में भी प्रवेश कर सकते हो। ब्रह्म राक्षस की पंक्तियां याद कीजिए, है ना। जब शुरुआत में ऊंचा जीना सांवला, है ना, ऐसे करके जो पंक्तियां हैं वो कहीं ना कहीं मन के भीतर, ब्रह्म राक्षस के मन के भीतर जो जाने वाली पंक्तियां हैं वो फैंटेसी की वजह से ही संभव हो पाया है। फिर फैंटेसी शिल्प पर एक आक्षेप भी है। आक्षेप क्या है? रामविलास शर्मा कहते हैं कि भाई यथार्थवादी कथ्य के अभिव्यक्ति यथार्थवादी शिल्प में ही होनी चाहिए, लेकिन इसका उत्तर मुक्तिबोध ने दिया है कि भाई यथार्थवादी पहचान केवल कथ्य के स्तर पर हो सकते हैं, ना कि शिल्प के स्तर पर। हो सकता है कि यथार्थवादी कथ्य की ज्यादा बेहतर अभिव्यक्ति गैर यथार्थवादी शिल्प में हो। गैर यथार्थवादी शिल्प में, जो मुक्तिबोध ने ब्रह्म राक्षस में भी किया। जो विचार थे ब्रह्म राक्षस के वो क्या थे? आधुनिक थे, यथार्थवादी थे। हाँ, उन्होंने जो तरीका अपनाया लिखने के लिए, वो जो शिल्प था उनका, वो फैंटेसी थी। तो ये कहते हैं कि यथार्थवादी कथ्य को भी फैंटेसी शिल्प के आधार पर लिखा जा सकता है। ठीक है, अब ये केवल पढ़ दे रहा हूं मैं इनको डिटेल में। मुक्तिबोध का दावा है कि फैंटेसी शिल्प के प्रयोग से उनकी कविताएं भाववादी या गैर यथार्थवादी नहीं हो जाती, क्योंकि फैंटेसी के माध्यम से केवल वे उसी यथार्थ की अभिव्यक्ति कर रहे हैं जिसे यथार्थवादी शैली में नहीं कहा जा सकता। ठीक है, फैंटेसी के माध्यम से कल्पना की नहीं, भविष्य के निश्चित यथार्थ की ही प्रस्तुति कर रहे हैं। कल्पना जो करे वो भविष्य होता है। कल्पना क्या है? भविष्य है, लेकिन वो भी क्या है? यथार्थ है, जो कल को सत्य होगा, जो कल को सत्य होगा। इन्होंने लिखा भी है, मैं अपनों से गिर उठता हूँ, मैं अपनों से गिर उठता हूँ, मैं विचरण करता हूँ एक फैंटेसी में। यह निश्चित है कि कल फैंटेसी वास्तव होगी, मतलब उसका भविष्य में आना तय है। क्लियर है? तो फैंटेसी वाला डायमेंशन भी उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये नई कविता थी। अगला जो टॉपिक है, नई कविता के बाद समकालीन कविता का दौर है ना। तो नई कविता की सारी हमने विशेषताएं देखी, फैंटेसी की बात की, कैसे ये प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, छायावाद से अलग है, ये सारी बातें हम कर चुके हैं। अब ये एक नई डायमेंशन है जो हमें देखनी है, वो है समकालीन कविता। तो समकालीन कविता क्या है? नई कविता के बाद जो साहित्यिक आंदोलन आया है वो समकालीन कविता के रूप में देखने को मिलता है। तो नई कविता के बाद साहित्यिक आंदोलन प्राय कम दिखते हैं, किंतु नई साहित्यिक प्रवृत्तियां समानांतर रूप में बनी हुई हैं। सामान्य तौर पर 1960 के बाद की संपूर्ण कविता को समकालीन कविता कहा जाता है। इसके अंतर्गत कई प्रकार की प्रवृत्तियां विकसित हुई। ठीक है, कई प्रकार, जैसे कहानी में पढ़ा था, असहज कहानी, कहानी, ऐसे कई सारी विशेषताएं हमने, कई सारे आंदोलन हमने देख रहे थे कहानी में। वैसे ही समकालीन कविता में ये देखने को मिलता है। कविता, जनवादी कविता और नवगीत आंदोलन, 3 मुख्य प्रवृत्तियां जो देखने को मिलती हैं। और भी प्रवृत्तियां हैं, पर मोटे मोटे तौर पे 3 प्रवृत्तियां, तीनों को एक एक करके हम पढ़ेंगे। मैं मार्क कर दे रहा हूं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, तो पहले हम पढ़ते हैं कविता या साठोत्तरी कविता। ठीक है, देखें, साठोत्तरी कविता
देखा जाए तो 60 के उत्तर में लिखी हुई कविता, तो वो तो कायदे से तो क्या है, समकालीन कविता। अगर सवाल आता है ओपन एंडेड तो आप समकालीन कविता के बारे में लिखिए। लेकिन अगर ए कविता के रूप में आता है तो उसको साठोत्तरी कविता कहा जाता है। ठीक है, दोनों चीज़ें सही हैं, जो आप लिखना चाहें चलेगा, पर व्यापक अर्थ में मैं कहूँगा कि आप समकालीन कविता के रूप में लिखिए। ठीक है ना, क्योंकि ज़्यादा नंबर, ज़्यादा डायमेंशन लिखेंगे तो ज़्यादा नंबर मिलेंगे। शॉर्ट नोट के रूप में आता है तो आप साठोत्तरी कविता को एक कविता ही मानिए। तो ठीक है, पहला देखते हैं एक कविता या साठोत्तरी कविता। तो वही 1960 के बाद विकसित हुआ है। जगदीश चतुर्वेदी के प्रसिद्ध काव्य विजय शेष की शुरुआत मानी जाती है। प्रमुख कवि कौन है? गंगा प्रसाद विमल, जगदीश चतुर्वेदी, श्याम परमार। अर्थ क्या है? सामान्य अर्थ यह है कि 60 के उत्तर की सभी कविताएं, यदि विशेषण मान ले तो संज्ञा अर्थ में यह एक कविता के लिए ही रूढ़ हो गया है। एक कविता, कविता, एक कविता। ठीक है, पश्चिम की एंटी पोइट्री आंदोलन से ये क्या है, प्रभावित है। ठीक है ना। अब इसका ए प्लस कविता, ए कविता का अर्थ क्या है? ए कविता, ए क्या होता है? जब आपको विलोम शब्द करना हो तो ए लगता है आगे, है ना। तो जो कविता नहीं है वो है ए कविता। तो कविता नहीं होने से क्या मतलब है? कविता के उन नियमों को खारिज करती है जो उन पर क्या किए गए हैं, थोपे गए हैं। ठीक है, जबरदस्ती के जो नियम थोपे गए हैं उनसे दूर हटना क्या है, ए कविता है। कवि अपनी बात को बिना किसी औपचारिकता से भी कह सके, यही ए कविता का प्रयास है। मतलब हमें किन्हीं बंधनों में मत बांधो, हमें किसी काव्य रूढ़ी में मत बांधो, हमें उन नियमों में मत बांधो। ये है किसका लक्ष्य? ए कविता का। विशेषताएं क्या क्या हैं? देखिए, विशेषताएं मोर और लेस जो समकालीन जो हमने नई कविता में देखी वही चीज़ें यहाँ भी देखने को मिलेंगी। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आदर्शों व विचारधाराओं के प्रति विध्वंस का भाव है। वहाँ पर भी यही है, राजनीतिक के प्रति विरोध का भाव है। पर जब सभी कुछ ऊल ही जुलूल है, सोचना फिजूल है। व्यंग्य कर रहे हैं ये। यहाँ पर भी विचारधाराओं की विदाई की कविता है। किसी भी राजनीतिक विचारधारा को सही नहीं मानती, चाहे लोकतंत्र हो चाहे समाजवाद हो, सबको क्या मानती है? निरर्थक मानती है। लघु मानववादी चेतना यहाँ भी है। वही चीज़ें जो नई कविता में जन्म ले रहे था लघु मानववाद, यहाँ पर उग्र स्वरूप में है। वही घूंट घूंट साइनेट पीता हूँ, ये मैं बता चुका हूँ। मानवीय संबंधों के प्रति अनास्था का भाव, ये समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। मानवीय संबंधों के प्रति क्या है? अनास्था, मतलब आस्था ही नहीं है। देखिए, छायावाद में क्या था? प्रेम के प्रति रोमानियत थी। प्रेम के प्रति की क्या थी? रोमानियत। मानवीय संबंधों में सबसे महत्वपूर्ण संबंध आप पुरुष स्त्री संबंध समझ सकते हो, पुरुष स्त्री संबंध। तो छायावाद में क्या था? रोमानियत थी। क्या थी? रोमानियत। प्रगतिवादी में दाम्पत्य चेतना थी। उन्होंने कहा था कि जो दाम्पत्य जीवन है वो भी बाई प्रोडक्ट है, ये एक दूसरे के स्वार्थों की पूर्ति के लिए ये संबंध बनाए जाते हैं, ये प्रगतिवादियों का मानना है। ठीक है। प्रयोगवाद के दौरान क्या है? शारीरिक चेतना जो है, शारीरिक जरूरत के हिसाब से संबंधों को देखा गया। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई आस्था तो थी, विश्वास तो था, चाहे रोमानियत के रूप में हो, दाम्पत्य चेतना के रूप में हो या शारीरिक आवश्यकता के रूप में हो। यहाँ तो अनास्था का भाव है कि मानवीय संबंधों की आवश्यकता ही नहीं है। कैसे? मैं प्रेम जैसे अभिशप्त रोग को मुट्ठी में भरकर आग में झोंक देना चाहता हूँ। मैं प्रेम जैसे अभिशप्त रोग को मुट्ठी में भरकर आग में झोंक देना चाहता हूँ। देखिए कितना गहरा नास्था का भाव है। फिर यहाँ पर भी महानगरीय बोध की कविता है। महानगरीय बोध आते ये वर्ड याद रख लो, अजनबीपन, संतरास, अकेलापन की यहाँ भी क्या होगी? अभिव्यक्ति होगी। नारी के प्रति गरिमा में दृष्टिकोण नहीं है। नारी इनकी कविताओं में केवल वस्तु बनकर रह गई है। कुछ स्त्रियां प्रेम करती हैं वर्दी से, बाकी नामर्दी से। तो नारी को लेकर इनकी कोई सोच है ही नहीं, गरिमा में सोच तो बिल्कुल ही नहीं है। शिल्प के, अब जब ये बोल ही रहे हमें किसी चीज़ में मत बांधो, कोई सैद्धांतिक दृष्टिकोण मिलेगा? नहीं मिलेगा। सब अपने अपने हिसाब से चलेंगे। तो इनका सभी औपचारिकताओं से मुक्ति ही इनका लक्ष्य है। तो इनमें कोई शिल्प का सैद्धांतिक दृष्टिकोण नहीं मिलता। खबरदार मुझे कवि मत कहो, मैं बकता नहीं कविताएं, इजाद करता हूँ गाली, फिर उसे बुदबुदाता हूँ, मैं कविताएं बकता नहीं हूँ। मतलब बांधो मत किसी चीज़ में। फिर तीसरा है, ये तीसरा है कि दूसरा है बताइए? हमने देखा एक कविता, दूसरा है जनवादी कविता। ठीक है, तो दूसरा है डायमेंशन, समकालीन कविता की ही हम बात कर रहे हैं। दूसरा है
जनवादी कविता, जनवादी, जन से जुड़ने वाली कविता। तो समकालीन कविता में 1967 के आसपास का दौर है ये। बाहरी तौर पर नवीन प्रतीत होती है, किंतु पहले से चली आ रही प्रवृत्तियों का प्रस्फुटन मात्र है ये। नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन ये प्रमुख जनवादी कवि हैं। प्रगतिवादी, प्रयोगवादी और नई कविता के भी कुछ कवि इसमें शामिल हैं। परिस्थितियां क्या हैं? आज़ादी से मोहभंग हो चुका है, भारत का चीन से युद्ध 1962 में हो चुका है, नक्सलवाद आ चुका है, जयप्रकाश नारायण का देशव्यापी आंदोलन चल रहा है। ऐसे लगने लगा था कि कभी भी जनक्रांति हो सकती है। उसी का साहित्यिक अभिव्यक्ति जनवादी का है। ये जयप्रकाश जो नारायण है उस दौर का है जब ऐसे लग रहा था कि एक क्रांति और होगी, तो उस दौरान जो उस क्रांति की जो अभिव्यक्ति हुई उसे ही जनवादी कविता कहा गया। 1967 से 75 का जो दौर है उसमें जोश व उमंग के साथ आक्रामक शैली है। जनता को क्रांति के लिए तैयार किया जा रहा है। अब क्रांति हो भी गई, क्रांति हो गई क्या मतलब, कोशिश की गई क्रांति की, लेकिन फिर क्या हो गई, इमरजेंसी लग गई, आपातकाल लग गया, सबको निकाल के जेल में बंद कर दिया गया, सबको जेल में बंद कर दिया गया। अब जब जेल में बंद कर दिया जाएगा तो क्या छिन गई? स्वतंत्रता छिन गई। अब केंद्र में कौन आ जाएगा? स्वतंत्रता, व्यक्तिवादी स्वतंत्रता केंद्र में आ जाएगी। तो यही है कि पहले जोश व उमंग देखा गया, लेकिन अगले जो चरण में 1975 के बाद का जो चरण है वहाँ पर निराशा भाव देखा जाता है ना। आपातकाल की घोषणा, जनवादी कविताओं की उम्मीदें धराशायी होगी। अब वो क्या कर रहे हैं? अब व्यक्तिगत चेतना को, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बचाने की कोशिश करें, यही काव्य का लक्ष्य रह जाएगा। तो दो चरण हमें देखने को मिलते हैं। पहले चरण में क्या करेंगे? क्रांति की बात करेंगे। तो क्रांति के बाद क्या करेंगे? जो भी संस्थाएं हैं, लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, लोकतंत्र तो आ चुका है, लेकिन लोकतांत्रिक संस्थाओं में जो भी कमियां हैं उसकी आवाज़ उठाएंगे। वो संसदीय लोकतंत्र व राजनीतिक स्थितियों के प्रति आक्रोश देखने को मिलेगा। कविता के माध्यम से सामाजिक परिवर्तनों की संभावना तलाशी जाएगी। जैसे ये कविता है, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, आपने पढ़ा है। ऐसे ही मेरी कोशिश, ये सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। उद्देश्य क्या है? जनवादी क्रांति। ठीक है। लेकिन जो दूसरा चरण है, अब क्या है? स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, जेल में डाल दिया गया है, आपातकाल आ चुका है, तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता छिन जाने की जो चिंता है वो अब दिख रही है। जिस तबाही से लोग डरते थे वो सरेआम हो रही है। अब असमत ए मुल्क इस सियासत के हाथ नीलाम हो रही है। अब तो अब व्यक्तिगत स्वतंत्रता की यहाँ बात हो रही है। क्लियर है ये चीज? तो आप लिखेंगे जनवादी कविता प्रगतिवादी कविताओं का ही विस्तार है। यह आंदोलन कविता तथा जन के बीच संबंधों की पुनर्व्याख्या करता है। आज भी जनवाद से जुड़े कवि निरंतर जनवादी चेतनाएं की कविताएं लिख रहे हैं। ठीक है। फिर जो थर्ड डायमेंशन है वो नवगीत आंदोलन है। ठीक है। यह भी एक समकालीन कविता की एक धारा है। यह नई कविता के दौर में से चला आ रहा नवगीत आंदोलन है। नई कविता के विरोध में उपजा हुआ आंदोलन है। किसके विरोध में है? नई कविता के विरोध में। क्यों ऐसा क्या होगा कि विरोध करना पड़ा? नई कविता के समर्थकों ने कहा कि आधुनिक भावबोध पर आधारित कविताओं की विषय वस्तु जो है वो इतनी जटिल और विश्लेषणात्मक होती है कि इसकी अभिव्यक्ति गीतों के माध्यम से नहीं हो सकती, है ना। इसकी अभिव्यक्ति गीतों के माध्यम से नहीं हो सकती, क्योंकि ये यथार्थ की बात कर रहे हैं, है ना। आधुनिक भावबोध के विषय है, महानगरीकरण है, शहरीकरण है, संत्रास है, अजनबीपन है, अकेलापन है। तो ये सब चीज़ें गीतों में कहाँ व्यक्त करोगे? क्योंकि गीतों में तो तीव्र भावुकता, रोमानियत चाहिए, जो यहाँ पर नहीं है। लेकिन नवगीत समर्थकों ने यथार्थ पर गीत लिखकर उनके दावों को क्या कर दिया? खारिज कर दिया। इसलिए नई कविता के विरोध में इन्होंने नवगीत आंदोलन को चलाया। कौन कौन है इसमें? रविंद्र भ्रमर, रमेश रंजक। परिस्थितियां वही हैं, विशेषताएं वही हैं। ठीक है ना। चीजें वही होंगी, बस गीत के माध्यम से लिख रहे हैं, तो विषय वही होंगे। ठीक है। तो ये पढ़ लीजिएगा। लास्ट जो टॉपिक आता है वो है नागार्जुन। नागार्जुन हमें पढ़ना है। हालांकि नागार्जुन की रचना हमारे सिलेबस में भी है, लेकिन नागार्जुन का फर्स्ट पेपर में भी पढ़ना होता है, तो फर्स्ट पेपर वाला पार्ट यहाँ पढ़ेंगे और बाकी कल पढ़ेंगे। रोता हूँ लिखता जाता हूँ, अपने कवि को बेकाबू पाता हूँ। ये बहुत ही केंद्र जो विचार है नागार्जुन के वो यहीं पर देखने को मिलते हैं। नागार्जुन को जनवादी कवि कहा जाता है। जन कवि उस कवि को कहते हैं जो साहित्य को सिर्फ विशिष्ट वर्गों के मनोरंजन की वस्तु न बनाकर उसे जन जन के जीवन के प्रति जवाबदेह बनाने की कोशिश करता है। मतलब ऐसे विषय चुनता है जिसे हर जन
मैक्सिमम लोग उससे जुड़ने का प्रयास करें, जन जन तक वो कविता पहुंचे, तो उसे जनवादी कवि कहा जाता है। मध्यकाल में जनजीवन के प्रश्नों व समस्याओं पर अभिव्यक्ति कबीर तुलसी के यहाँ प्रखर है। आधुनिक काल में भारतेंदु निराला से होते हुए यह नागार्जुन तक जाकर पूर्णता प्राप्त करती है। अब बात आती है कि जनकवि कौन होगा, कसौटियाँ क्या हैं, क्या पैरामीटर्स हैं कि उसे जनकवि कहा जा सकता है। तो जनवादी कवि की कविताओं में तादाम्य साध पाता है कि नहीं। जनसाधारण है वो कवि की कविताओं से तादाम्य स्थापित कर पाता है कि नहीं कर पाता, ये पहली कसौटी है। आम आदमी कितना जुड़ पाता है उन कविताओं से, वो पहली कसौटी है। जैसे स्वाधीनता के पश्चात एकमात्र कवि हैं डॉक्टर नामवर सिंह, है ना। डॉक्टर नामवर सिंह ने इनके लिए नागार्जुन के लिए लिखा है, क्योंकि स्वाधीनता के बाद में केवल एकमात्र कवि हैं जिन्हें जनकवि कहा जाता है। इस बात में तनिक भी अतिशयोक्ति नहीं है कि तुलसीदास के बाद नागार्जुन अकेले ऐसे कवि हैं जिनकी कविताओं की पहुंच किसानों की चौपाल से लेकर काव्य रसिकों की गोष्ठियों तक है। तो एकमात्र कवि कौन है, नागार्जुन है। तो पहला पैरामीटर पे खरे उतर रहे हैं। दूसरा, जनजीवन की समस्याओं से कितना जुड़ पाता है, मतलब जो विषय उठा रहा है, जो समस्याएं उठा रहा है, वो जनसाधारण के विषय हैं कि नहीं है। ठीक है, तो ये तो साफ साफ लिखते हैं, रोता हूँ लिखता जाता हूँ, अपने कवि को बेकाबू पाता हूँ, क्योंकि मैं जनसाधारण की बातें ही लिखना चाहता हूँ। कोई विचारधारा से ज़्यादा महत्वपूर्ण उनके लिए जनता की बातें होती हैं, जनता की ज़रूरतें होती हैं। कोई प्रतिबद्ध विचारधारा के प्रति आग्रह देखने को नहीं मिलता है। देखिए मार्क्सवादी थे कौन, नागार्जुन, लेकिन फिर भी इन्होंने जनता के विषयों को चुना। क्या है दक्षिण, क्या वाम, जनता को रोटी से काम। जनता का महत्वपूर्ण मुद्दा क्या है, रोटी। विचारधारा बाद की बात है, तो इन्होंने ये चीज लिखी भी है। राजनीति पर भी व्यंग्य करते हैं। दिल्ली से आए हैं कल टिकट मार के, खिले हैं दांत जो मानो दाने अनार के। आओ रानी हम ढोएंगे पालकी, यही हुई राय हमारे जवाहर लाल की। तो राजनीति पर इन्होंने व्यंग्य किया है, क्योंकि जनता भी उस टाइम पे वैसे ही मूड में है। रचनाओं के विषय भी जनता से जुड़े हुए हैं। कटहल पर कविता लिखी है इन्होंने। बस ड्राइवर पर कविता लिखी है, जिसका अपने बेटी के प्रति मोह है। ये बहुत अच्छी पंक्तियां हैं। मुझे याद है आज भी यूपीएससी का जब मैंने पेपर लिखा था तो ये पंक्तियां लिखी थी वहाँ पर। नागार्जुन जन कवि है, सवाल आया था। प्राइवेट बस का ड्राइवर है तो क्या हुआ, 7 साल की बच्ची का पिता तो है। सामने गियर के ऊपर हुक से टांग लटका रखी हैं कांच की 4 चूड़ियां गुलाबी। ठीक है ना। तो स्पष्ट है कि नागार्जुन की कविता का रेशा रेशा जनजीवन के संदर्भों से प्रखर हुआ है। उनकी कविता का हर तंतु साधारण के प्रति प्रतिबद्धता की मिसाल पेश करता है। तो ये आप नागार्जुन से जुड़े प्रश्नों में निष्कर्ष के रूप में लिखेंगे। तो ये नागार्जुन का मोटा मोटा हुआ। इनकी तीनों रचनाएं हम कल पढ़ेंगे, मतलब आने वाले दिनों में पढ़ेंगे। तो पेपर 1 का जो आधुनिक काल है ये यहाँ पर समाप्त होता है, और कल अगले 3 दिन में पूरा जो पद्य भाग है हमारा वो समाप्त हो जाएगा। जो बच्चे बीच में जुड़ रहे हैं उनको मैं बार बार कह रहा हूँ, एक बार ख़त्म हो जाने दीजिए, मैं फिर से इसको शुरू करूँगा। आपके लिए एक डॉक्यूमेंट हम दे देंगे, तो जब भी आप शुरू करना चाहें, जिस भी डेट से शुरू करना चाहें, लगातार 60 दिन इसको शुरू करके आप भी इसका लाभ ले पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, धैर्य रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल। थैंक यू।